हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मौलिकाधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो, और दोनों का अंतर समझेंगे और कौन किसके ऊपर भारी है उनके ऊपर जानेंगे। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान के पिलर माने जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी हैं, जो फंडामेंटल राइट है जो हमें दिए जाते हैं, और जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को एक राज्य को दिए जाते हैं, जो राज्य समय समय पर लागू करती है। और फंडामेंटल राइट जो एक मूलभूत अधिकार है जो हमें संविधान की शुरुआत से ही मिली है। तो इसको आज डिस्कशन करेंगे बहुत डीपली और आसान भाषा में समझेंगे। देखो, अगर हम अंतर समझे दोनों का अगर अंतर समझे तो काफी आसान, काफी मिलता जुलता लगता है, लेकिन ये काफी डिफरेंट एक दूसरे में। देखो, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, देखो फंडामेंटल राइट की अगर जब भी बात करते हैं, ये संविधान के किस में लिखा गया, ये संविधान के अंदर, संविधान के भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर भाग 3 के अंदर मेंशन है। सबको पता है भाई, संविधान के भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3। तो भाग 2 के बाद जो 3 के अंदर संविधान का मतलब जो फंडामेंटल राइट मेंशन है। और ये जो आप देखोगे डीपीएसपी, ये संविधान के भाग 4 में, संविधान के धान के भाग 4 में मेंशन है, भाग 4 में मेंशन है। अगर मैं बात करूं ये कितना से कितना आर्टिकल है, ये जो है संविधान के 12 से 35 के बीच में, 35 के अनुच्छेद के अंदर है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी, तो ये जो है ये संविधान के 36 से 51 तक दर्ज है। अगर हम इस पे बात करें इनके ऊपर, तो ये जो है हमें ये संविधान लागू होने के साथ ही मिल गए थे। ये जैसे अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 को हमें ऑलमोस्ट लमसम में सारे के सारे मिल गए थे। और ये जो है ये संविधान लागू होते उसमें संविधान के लागू होने के समय नहीं मिले थे। ये राज्य, ये किसको दिए जाते, ये राज्य समय एवं आवश्यकता अनुसार लागू करती है। ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात किए, ये क्या है, ये राज्य समय एवं आवश्यकता अनुसार लागू करती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें जैसे कि शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार हमें, जो जैसे शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45
के अंदर था, में था, लेकिन 2002 में 86वां CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके क्या किया गया शिक्षा को मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार, ठीक है। ये और ऐसा इसमें नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये हमें शुरुआत से ही मिल गए थे। देखो ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय है, मतलब आप बोल सकते हो इनफोर्सेबल, ये इनफोर्सेबल है। क्या है ये? इनफोर्सेबल है, मतलब ये परिवर्तनीय है। कैसे? तो हम आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत और ये हाई कोर्ट के तहत हम क्या है अपनी जो है जो फंडामेंटल राइट को मनवा सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा कोई लेक कर रहा है, जो हमारा कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसके तहत हम मनवा सकते हैं। परिवर्तनीय का मतलब इन्फोर्सेबल का मतलब ये हम इसको दोबारा हम इसको चेंज हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये लागू नहीं होता फंडामेंटल राइट, या कोई फंडामेंटल राइट हमारा हनन हो रहा है या कोई नहीं लागू हो रहा, कोई जितने भी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है उनको लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर हम ये उसमें जो परिवर्तन इन्फोर्स मतलब हम उसको मनवा सकते हैं, ये है हमें। और इसे क्या है, इसमें ऐसा नहीं, ये अपरिवर्तनीय है। अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी परिवर्तनीय है। कैसे भाई? ये क्या है? राज्य सरकार के अंदर ये सरकार अपने आवश्यकता अनुसार ये लागू करती है। ये अक्सर नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है, अक्सर फंडामेंटल राइट के अंदर देखोगे तो ये देखो, ये एक व्यक्ति को मिलता है। अगर मैं बात करूं, ये अधिकार नागरिक को जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन ये क्या है? ये एक राज्य को दिए गए नीति निर्देश है। एक राज्य को दिए गए एक नीति निर्माण में राज्य लागू करेगा, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। अगर हम और बात करें, इसमें थोड़ा और बात करें, तो ये जो है ना नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया इसमें नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है। जैसे आर्टिकल 15
के अनुसार राज्य विधि के समक्ष, आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य विधि के समक्ष समता एवं विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखो इसमें बात कही गई, नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, अब वंचित नहीं करेगा। इसमें क्या है ये डीपीएसपी सकारात्मक वाक्य के दृष्टिकोण के वाक्य है। जैसे राज्य को कार्य करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो, जो भी है आप समझ सकते हो। तो हमने इतना तक देखा और थोड़ा आगे देखते हैं। अगर मैं मिटा देता हूं नोट कर लीजिएगा, आप आगे देखते हैं। ये जो अधिकार मिलते हैं, ये जो अधिकार है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विकास को बढ़ाता है। इसमें सामूहिक की बातें की जाती है। इसमें अगर बात करूं, इसमें उदारवादी मतलब इसमें उदारवादी राज्य की स्थापना करता है ना। ये समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है ना, ये उदारवादी राज्य की स्थापना करते हैं, समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, इसमें जैसे देखोगे ये उदारवादी राज्य में, उदारवादी में देखोगे स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र जो राजनीतिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। ठीक है, राजनीतिक न्याय, ये समाज, इसमें लोक कल्याण की बातें की जाती है।
हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो डीपीएसपी सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल आपको जो 12 से 35 के बीच में दिया गया है, और डीपीएसपी 36 से 51 के बीच में दिया गया है। फंडामेंटल राइट वैसे राइट अधिकार है जो हमें मूलभूत दिए गए संविधान निर्माण के समय, संविधान जब स्टार्ट हुआ, बन के लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके उस समय से ही हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और ये डीपीएसपी जो राज्य को अधिकार है, जो राज्य समय समय पर जरूरत के हिसाब से लागू करती है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट कोई छीनता है, अगर कोई ऐसा लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट की कमी हो रही है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के तहत अपना फंडामेंटल राइट को मनवा सकते हैं। उसी तरह राज्य जो डीपीएसपी है, इनको हम मनवा नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं, राज्य के हाथ में। इसी तरह जो फंडामेंटल राइट है ये परिवर्तनीय है, मतलब जो बता दिया कि भाई मनवा सकते हैं, मतलब आर्टिकल 32 के तहत, ये परिवर्तनीय नहीं है। ये सकारात्मक वाक्य का प्रयोग इसमें ज्यादा किया गया, जैसे कि राज्य आर्टिकल 14 के अनुसार, आर्टिकल 14 के अनुसार अगर मैं एग्जांपल की बात बताऊं के हिसाब से, आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य विधि के समक्ष समानता और संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकती, नहीं। उसमें क्या है, सकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में एक समाजवादी, ये उदारवादी राज्य की स्थापना करता है, वो समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। ये लोकतंत्र, समता, राजनीतिक न्याय की बात करता है, वो लोक कल्याण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करता है। ये व्यक्तिगत विकास, वो सामूहिक विकास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस टाइप से हमने देखा था कि मतलब फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो हम जानेंगे क्या फंडामेंटल राइट पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हावी है या फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे हावी है, उसको हम देखेंगे कौन किससे प्रभावी है। अगर हम इस टॉपिक पे चर्चा करें, कौन किससे ज्यादा प्रभावी है, कौन किस पे प्रभावी, इसको देखो, इनको समझना बहुत जरूरी है। आपको देखो फंडामेंटल राइट आपको सबको पता है, ये पिलर मूलभूत अधिकार है, ठीक है ना। ये क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। फंडामेंटल, इसमें अगर मैं बात करूं कौन किस पे प्रभावी है, कौन किस पे प्रभावी है। अगर मैं बात करूं कि चंपकन दोराइजन केस, जब चंपकन दोराइजन केस के हिसाब से बात करूं, पहले इनको समझते हैं कि कौन किस पे प्रभावी। देखो आर्टिकल 14-15 ऐसे बात बोलता है कि भाई किसी को समानता नहीं, आर्टिकल 14-15 यही बोलता है कि भाई सभी को समान समझा जाना चाहिए, किसी प्रकार की असमानता की बात नहीं करना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 39C और 39B, और उसी तरह जो आज पढ़ेंगे आर्टिकल 46, इसमें लिखा गया है आर्टिकल 46 और आर्टिकल 46 और आर्टिकल जो 46 लिखा गया, इसमें बात क्लियर बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट, ये राज्य जो एसटी और एससी और इनको एक सामूहिक विकास के लिए, इनको जो व्यक्तिगत विकास होने के लिए इनको कुछ आरक्षण देगी, ये बात की गई है। और आर्टिकल 15 बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता कि इनको भेदभाव नहीं। तो अब हम एक केस पढ़ते हैं, चंपकन दोराइजन केस। चंपकन दोराइजन केस 1951। इसमें क्या बात है, देखो इसमें बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ऐसा कोई भी कानून, अगर बात करें ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को टच कर दिया, फंडामेंटल राइट पे हावी होते, तो वो कानून शून्य हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुसार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के द्वंद्व होने पर, मतलब कंपटीशन होने पर, ये आप लिख सकते हो द्वंद्व होने पर फंडामेंटल राइट जो है, हमारे फंडामेंटल राइट जो डीपीएसपी होने पर मूल अधिकार प्रभावी होगी। फंडामेंटल राइट ही डीपीएसपी
एसटी पर प्रभावी होगी। ठीक, इस टाइप से सुप्रीम कोर्ट बोल दिया गया, ये इस टाइप से। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य चुप बैठने वाले हैं? क्या राज्य जो है शांत से बैठेंगे? ऐसा नहीं, क्योंकि राज्य को अपना कर्तव्य निभाना है। राज्य एक ऐसा है कि उनको समय अनुसार अपने राज्य को जो मॉरल वैल्यूज जो उनकी राज्य को दिए गए कि भाई ये टारगेट को पूरा करना, समाज की जो असमानता है उनको दूर करना, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरीके से, उसके लिए आपको भाई फंडामेंटल राइट को संशोधन करना पड़े या कोई भी कानून को संशोधन करना पड़े, आप कर सकते हो। ये है इसमें लिखा गया। तो देखो, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 15 बोलता है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? देखो, ये बोलता है कि कोई भी कानून जो भी कानून है कोई भी कानून, इसमें कही गई है, इसमें भेद भाव की मनाही की गई है। ठीक है, इसमें भेदभाव की मनाही की गई है। लेकिन आर्टिकल 46 क्या बोलता है? आर्टिकल 46 क्या बोलता है? इसमें लिखा गया इसमें कि सामाजिक एससी और एसटी की दशा को सुधारने के लिए एससी और एसटी की दशा, जो कि सामाजिक दशा है, सामाजिक दशा को सुधारने के लिए आरक्षण दे सकते हैं। और ये क्या है? इसमें भेदभाव की मना की जा रही है, जो फंडामेंटल राइट है। और ये है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट पे सीधा मना किया, कोई भी अंतर नहीं। और इसमें बोला कि जो सामाजिक, जो एसटी एससी, उसकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए कुछ आरक्षण देना अनिवार्य है। तो अब पहली बार जब चमकंद और आयरन केस में ये मामला, ऐसी बात का मामला पहुंचा जब आरक्षण दे रहे थे, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पे हावी होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य चुप बैठेगी? राज्य को चाहिए भाई सामाजिक दशा सुधारना है, जो कुछ तक कुछ काम करेगी। जब ये केस दर्ज हुआ, तो इस केस दर्ज होने के बाद क्या हुआ? आरक्षण रुक गया, आरक्षण पर रोक लग गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? सरकार ने कुछ संशोधन किए, कुछ परिवर्तन किए। कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ? बोला कि जब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि आरक्षण फिर सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट CAA 1951 के तहत जो एसटी एससी को आरक्षण दिया जाए, कुछ एसटी एससी को जो सामाजिक दशा सुधारने के लिए आरक्षण दिया जाएगा, जो आप 15 क्लोज 4 में रख दिया गया। 15 क्लोज 4 के अंदर 1951 के तहत आर्टिकल 15 क्लोज 4 के में रख दिया गया क्या रख दिया गया कि भाई एसटी और एससी वालों को उसकी सामाजिक दशा सुधारने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट में रख दिया गया, समझ सकते हो ना। और इसी तरह क्या हुआ? इसी तरह गवर्नमेंट एससी एससी को आरक्षण दे दिया। और इसी तरह क्या हुआ? इसी तरह गवर्नमेंट एससी और एसटी को आरक्षण मिल गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम पढ़ते हैं आर्टिकल, जो मैन एक और चीज है, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 14 को। देखो आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। 14 क्या बोलता है कि कोई भी कानून क्या बोलता है?
कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के जो इसमें आएगी आर्टिकल 13 इनको समझिए, फंडामेंटल राइट को अतिक्रमण करने वाली विधि शून्य हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि फंडामेंटल अगर आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39B को लागू करना हो तो आर्टिकल 13 का इसे लागू करने पर आर्टिकल 13 के आधार पर निरस्त नहीं होगा और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 14-19 को उल्लंघन होने पर निरस्त चुनौती नहीं दे सकते। तो ये है, ये इनकी मतलब ये है। आप समझिए ना कि आर्टिकल 13 जो बोलता है कि भाई कोई फंडामेंटल राइट होगी जो अगर वो जो फंडामेंटल राइट पर अगर कोई कानून बनती है तो सीधा शून्य हो जाएगी। लेकिन भाई 39B और C बोलता है भाई कोई भी कानून हो वो आर्टिकल 13 या 14 कोई भी कानून 39 और B को लागू करने के लिए चाहे आर्टिकल 13 क्यों न हो उनके आधार पर निरस्त नहीं किया जाता, और आर्टिकल 14-19 के आधार पर आप चुनौती भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकता। ये क्या है आपको देखो विधि की, इसमें क्या है सबको समान कोई भी संसाधन का समान वितरण करने वाली बात की जाती है। इन दोनों में संरक्षण की बात की जाती है, कोई भी संसाधन उसको समान वितरण की बात की जाती है, मोरल वैल्यूज आप समझ सकते हो। तो 39B और 39C है। ये देखो इसमें बात की गई इसे लागू करने पर आर्टिकल 13 पर के आधार पर निरस्त नहीं होगा और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दे सकते। ये है इनमें बात रखी गई। लेकिन आपको लगता है क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, ये तो बात ठीक है। अब देखो 42वां संशोधन 1976 की बात है। सरकार बोला क्या कि सरकार ने संशोधन कर दिया 42वां संशोधन 1976 को, बोला कि भाई अब जो भी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच डीपीएसपी है उनको लागू होने पर हम किसी भी प्रकार का चुनौती नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ पे क्या लंबा चौड़ा काम होता है, ये बोल रहे थे आर्टिकल बोलता हूँ 42वां सीए हो रहा है, सीए 1976। इनमें बोला गया आर्टिकल 36 से 51 को लागू करने पर किसके आधार पर लागू करने पर भाग 3 के आधार पर चुनौती नहीं। ठीक है, ये बता दिया गया। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट यहीं तक चुप रहने वाली थी? नहीं, वो सीधा बोला कि भाई जो चंपकन दोराइजन केस आया, जो मिनर्वा मिल एक केस आया था, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मिनर्वा मिल। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन सा निर्णय? मिनर्वा मिल केस। इसमें बोला कि आर्टिकल 39B और 39C को छोड़कर बी को छोड़कर, किसमें 39B और C को छोड़कर भाई क्या है सारे छोड़कर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को चुनौती देती है तो
शून्य हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आर्टिकल 33 बोला, आर्टिकल जो भाग 3 और भाग 4 का, इसका अंतर भी समझे और क्या किस पे हावी होगा आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।